नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम पेड़ संपदा से जुड़े नियम कानून से जुड़ी कानूनी जानकारी समझेंगे। वन और वानिकी किसी देश और जनहित के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय वन अधिनियम 1927 का उद्देश्य वनोत्पाद की आवाजाही को नियंत्रित करना और उस पर शुल्क लगाना था। यह किसी क्षेत्र को आरक्षित वन, संरक्षित वन या ग्राम वन के रूप में घोषित करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की व्याख्या करता है। पेड़ और वन जीवनदाता होते हैं, लेकिन लोग अक्सर अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ों को काट देते हैं। वन कानून वन और पेड़ों को संरक्षित करता है और इस मायने में यह कानून अहम है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ। वो हैं अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल सिंह जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फ़ोन करके भी ज़रूर राय ले सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0120-612-7967 और 0120-612-7968। एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं, 0120-612-7937 और 0120-612-7938। तो चलिए सीधे अब ऋषिपाल जी का रुख करते हैं। ऋषिपाल जी, सबसे अहम और बुनियादी सवाल यही कि भारतीय वन अधिनियम का उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर बताया कि वनों का जो महत्व है वो हमारे देश और हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तो उसी महत्वपूर्ण जो विषय है उस विषय को न केवल जो भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंदर उसके उद्देश्य परिलक्षित होते हैं, बल्कि हमारी आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमारे संविधान के जो राज्य नीति निर्देशक तत्व थे उनके अंदर भी जो वनों की महत्व या वनों को संरक्षित करने की जिम्मेदारी जो सरकार के ऊपर दी गई कि सरकार वन्य जीवन को और वनों का संरक्षण करेगी। यानी सरकार के ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नीति निर्देशक तत्व के रूप में दी गई कि अगर प्राइवेट जो पार्टीज हैं वो उस पर काम नहीं करती है तो सरकार को ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी है कि वन्य जीवन का, वन का वो संरक्षण करे, उससे संबंधित जो कानून है वो भी। और जैसे कि आपको पहले बताया गया, भारतीय जो वन अधिनियम 1927 जो कि हमारी स्वतंत्रता से पहले जो कार्य में था उसके ऊपर लगातार जो है हम देख रहे हैं कि उसके अंदर परिवर्तन आते चले गए। कानूनी रूप से हम जैसे अब हम ग्रीन ट्रिब्यूनल्स हैं, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है और जो कानून है जो वन्य जीवन से संबंधित है या जो ग्रीनरी से या हमारी और सब चीज संबंधित है, तो वो सब चीजों को एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पे देखा गया क्योंकि जैसे बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है उसको भी नजर में रखते हुए इस कानून की जो महत्वता है वो बहुत बढ़ गई। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो कि लुप्त होने के ऑलमोस्ट कगार पे आ चुके हैं या बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो लुप्त हो चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो पौधों के पेड़ों की प्रजातियां हैं जो लुप्त हो चुकी है या लुप्त होने कगार पे, या जो वन्य संपदा है जो अपना पे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महंगी है उसका लगातार उसमें तस्करी होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा भारतीय वन अधिनियम 1927 था, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया हमारा संविधान, और लगातार जो है इसमें परिवर्तन आता है। और इसमें क्योंकि ये वन संपदा होती है, ये एक राज्य स्टेट के राज्य का विषय होती है क्योंकि वन जो है राज्य की जो सूची होती है उसके अंदर आते हैं वन की जो रखरखाव होता है। तो राज्य सरकार भी जो होती है अपने हिसाब से, जैसे हिल एरियाज में होते हैं वहाँ वन की तरीका, वन जो का संरक्षण का तरीका अलग है, अगर जो प्लेन एरियाज है वहाँ अलग है। तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पर जो है वन संरक्षण के नियम बनाती है और
झारखंड हो गया या ऐसे प्रदेश हो गए, तो इन सभी जगहों कोशिश की जाती है वन को अधिक से अधिक जो कानूनी संरक्षण मिले, और अगर ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो समय समय पर जो उनकी गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। जी, अगला अहम सवाल है सर कि वन अधिकारी का क्या कर्तव्य होता है? देखिए, क्योंकि हम सब समझते हैं कि वन संपदा, जैसे मैंने अपने पहले इंट्रोडक्शन में बताया आपको, कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है ना, जैसे वो कीमती रूप में भी उसके अंदर वन जीवित भी रहते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे महंगे, जैसे हम देखते हैं रेड चंदन है, और कई ऐसे सारे जीव हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसे जिसको हम वन अधिकारी या फॉरेस्ट ऑफिसर जो है, उसकी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा की जाती है, और वो एक राजपत्रित अधिकारी से ऊपर का अधिकारी होता है, जिसके पास कानूनी अधिकार होते हैं। वो उसके अंदर वहां पर एग्जीक्यूशन कर सकता है। कोई व्यक्ति अगर वहां पर जो मौजूदा कानून उस वन संरक्षण के हैं, वो वहां पर अगर कोई गैर कानूनी रूप से कटाई कर रहा है, गैर कानूनी रूप से किसी वन्य जीव को मार रहा है, या उसकी शिकार कर रहा है, या और कोई भी उल्लंघन कर रहा है, तो जो वन अधिकारी होता है उसके पास ये अधिकार होता है कि उसे गिरफ्तार तक कर सकता है। इसके अलावा जो प्रस्तावित क्षेत्र होता है, जिसको हम वन घोषित करते हैं कि भाई ये एरिया जो है, ये उस वन अधिकारी जिसको हम जुडिक्शन बोलते हैं, सामान्य तौर पर देखें, जैसे पुलिस स्टेशन में एसएचओ का जुडिक्शन होता है, ऐसे डीसीपी जुडिक्शन होता है, या डीएम का डिस्ट्रिक्ट जुडिक्शन होता है, ऐसे वन अधिकारी का प्रस्तावित जुडिक्शन होता है कि ये वन जो सीमा है, ये उस अधिकारी के जुडिक्शन में है, तो वो उसको संरक्षित करता है, अधिसूचना से उसको बनाया जाता है। इसके अलावा वहां पर जो लोग हैं, वो किस तरह से मान लीजिए दावा करते हैं, या कोई जांच होती है, कोई व्यक्ति अगर कहता है कि ये क्षेत्र वन क्षेत्र नहीं है, तो सारे मामलों का जो निपटान भी करता है। तो ये संबंधित उसकी बहुत सारी पावर्स होती है, जिन पावर्स को लगातार जो है कोर्ट जो सरकारी होती है, वो अधिसूचना द्वारा जारी करती है। कई बार वो छोटे मोटे मामलों में जो है एक अपीलेट रूप में काम भी करता है, कि छोटे मोटे अधिकारी अगर मान लीजिए कोई वन का कोई अपराध करते हैं, किसको अपराध करते हुए पाया जाता है, या मान लीजिए जो एक सरकारी उसके इम्पोर्टेंट एक और बड़ा इम्पोर्टेंट काम होता है कि जो वन जीव है और जो वन पेड़ पौधे हैं, उनकी रिकॉर्ड की समीक्षा होती है, एक रिकॉर्ड रखा जाता है, उन रिकॉर्ड में सारी चीजें होती है, उसके अपने अधिकार। तो अपने आप में जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, वो अपने आप में एक बड़ा अधिकारी होता है, काफी पावर के साथ होता है, और बहुत सारी अधिसूचना के साथ वो पावरफुल बनाया जाता है। और अब विशेष रूप से जो जैसे मैंने आपको बताया कि उसको अधिकार होता है गिरफ्तार तक करने का अधिकार होता है। अगर वन अपराध उसके क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो उसको अधिकार होता है वो किसी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में गिरफ्तार कर सकता है। जरूरी नहीं उसको पुलिस अधिकारी को बुलाएगा, पुलिस अधिकारी से पूछा जाएगा, उसको भी अधिकार होता है कि अगर कोई व्यक्ति गैर कानूनी रूप से मान लीजिए कोई शिकार कर रहा है, या कोई गैर कानूनी पेड़ पौधों काट रहा है, तो उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट बात बताई सर आपने। अगला सवाल है कि विलेज या फॉरेस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखिए, एक तो जो विलेज फॉरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, वन ग्राम बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि हमारा देश जो है वो अधिकांश हम समझते हैं कि वो उसमें बहुत सारे लोग जो है खेती से जुड़े हुए लोग हैं। हमारे यहाँ कई राज्य ऐसे हैं जो बहुत बड़ी संख्या में जो है वन का प्रभाव, जैसे झारखंड हो गया, या और मध्य प्रदेश हो गया, या वो जिन इलाकों के अंदर विशेष तौर पे जनजातीय प्रभाव ज्यादा है, तो वहां पे जो ग्राम होता है, वो ग्राम ही अपने आप वन के अंदर होता है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे हम शहर में देखते हैं कि हाँ भाई जो एक फॉरेस्ट है उसकी बाउंड्री हो गई, और बाउंड्री से एक तरफ जो है वो अर्बन एरिया है, और उसके अंदर जो फॉरेस्ट है। ऐसे बहुत सारे इलाके होते हैं जो फॉरेस्ट जो ग्राम जो है वो फॉरेस्ट के अंदर ही होती है। अच्छा। जब ग्राम फॉरेस्ट के अंदर होते हैं, तो वहाँ के निवासियों के लिए वो एक तरह से खुला जंगल होता है, और वहाँ के निवासियों को ये अधिकार होता है कि उससे जो वन से संबंधित जो उत्पाद है, उन उत्पादों को भी एक सीमा तक इस्तेमाल करने का उनके पास अधिकार होता है, और किसी भारी व्यक्ति को रोक नहीं सकते हैं उनका। तो ऐसे ही जो वहाँ की पंचायत, ग्राम पंचायत होती है, वो ग्राम पंचायत उस वन का जो रख रखाव करती है,
और उसका सामुदायिक रूप से जो है स्वामित्व होता है सबका, ऐसे नहीं कोई एक्सक्लूसिव किसी एक आदमी का होगा, पूरे गांव का स्वामित्व होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, एक प्रबंधन होता है। और लगातार लगातार वो, क्योंकि वो लोग उसी जगह रहते हैं, तो उसका संरक्षण होता है कि जो जैव विविधता है, जो परिस्थिति संतुलन है, पानी है और जो जीव जंतु है। आप अक्सर देखेंगे कि जो ग्राम वन में रहने वाले जो लोग होते हैं, वो लोग शिकार तो करते हैं, लेकिन उनको शिकार करने की जो सीमा होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है, वो कभी भी उस बैलेंस को खराब नहीं करने देती। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ग्राम वन जो अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था है कि जो जिसके अंदर ग्राम पंचायत जो होती है वो उस वन को, खुले वन को जो है वो अपनी सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करती है। ठीक सर, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं फिर? देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया जो होता है जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, अच्छा। तो भाई ये पर्टिकुलर एरिया जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन है, और इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन के अंदर कोई भी ह्यूमन हैबिटेट नहीं होगा, यानी किसी भी तरीके से मानवीय जो लोगों का रहना है या उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज है वो किसी भी तरीके से उसके अंदर नहीं होंगी। उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि उस प्रोटेक्टेड जो एरिया है उसको कानूनी संरक्षण मिलता है, यानी कि उस एरिया के अंदर अगर मान लीजिए कोई प्रवेश करता है तो वो प्रवेश प्रतिबंधित होता है। जैसे ग्राम वन होता है, वहाँ पे प्रवेश जो है वो प्रतिबंधित नहीं है, कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। लेकिन जो प्रोटेक्टेड एरिया है वहाँ पर किसी भी तरीके का, मान लो उन्होंने कह रखा कि प्रवेश, जब तक कि वहाँ के स्थानीय जो वो जो प्रबंधन है उससे नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें जो किसी भी तरह का जो प्रवेश होता है वो बिल्कुल प्रतिबंधित होता है। उसके अलावा जो प्रोटेक्टेड एरिया में एक पर्टिकुलर पर्पस होता है कि जो जैव विविधता होती है उस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए वो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने पिछले समय सुना होगा कि एक खास जंगल के अंदर कुछ जो टाइगर्स हैं, जो चीते हैं, उनको बाहर से लाया गया, छोड़ा गया, इसे छोड़ा गया कि जिससे कि वो अपनी संख्या बढ़ा सके और प्रजनन कर सके। तो ऐसी जैव विविधता जो होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि किसी भी तरीके से वो विविधता खराब ना हो, किसी भी तरीके से वो जो बैलेंस है वो खराब ना हो, वो लगातार बढ़े, तो वो प्रोटेक्टेड एरिया बनाया जाता है। वो प्रोटेक्टेड जो एरिया है वो जल संसाधन भी उसके अंदर हो सकते हैं और वन का भी हो सकता है। वो पर्टिकुलर जो एक कोई खास जड़ी बूटी या कोई खास पेड़ उसका भी हो सकता है। तो वो उस प्रोटेक्टेड एरिया को इसीलिए प्रोटेक्ट किया जाता है जिससे कि उसका जो जैव विविधता जो है, जो डाइवर्सिटी जो है वो खराब ना हो और वो विलुप्त ना हो जाए, या उसको और बढ़ाने के लिए। तो ये नोटिफाइड होता है। ये दोनों चीजें केंद्र सरकार भी करती है और राज्य सरकार भी करती है। राज्य सरकार अपने राज्य के अंतर्गत में आने वाले जो एरिया को वो बढ़ा भी सकती है, और अगर कोई ऐसा कोई रीजन या कोई कारण आता है वो घटा भी सकती है, और अगर वो घटाती है बढ़ाती है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। जैसे आपने सुना होगा अरावली वाले जो हमारे यहाँ पर अरावली के अंदर जो जंगल थे, जब उनको हरियाणा सरकार ने अलाउ किया था, वहाँ पर ह्यूमन हैबिटेट को, फार्म हाउस को अलाउ किया था, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है सिर्फ फार्म हाउस से सारे के सारे फार्म हाउस को, प्रोटेक्टेड एरिया ने इसलिए कहते हैं, सारे फार्म हाउस को वहाँ से हटा दिया था। तो वो ये सारे के सारे जो एरियाज होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं, एज पर लॉ चलते हैं, और अगर लॉ में कोई वायलेशन होता है तो कंसर्न हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पिटीशन डाली जा सकती है। विशपाल जी, अगला अहम सवाल है कि जंगल के पेड़ अवैध रूप से काटने की रोकथाम कैसे की जाती है, और इस अपराध में सजा, जुर्माना वगैरह क्या है? देखिए, जब भी वन अधिनियम के अंदर जो पेड़ काटने की जो शिकायतें जब आती है तो आप या हम लोग या कोई स्थानीय प्रशासन जो है उसको बहुआयामी ढंग से उसको देखना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं जो पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो वन के आसपास लोग रहते हैं और जिनके पास और कोई संसाधन नहीं होते पेड़ों की कटाई करने के लिए, जिससे कि वो अपनी आजीविका चला सके या अपने आप को अपना भरण पोषण कर सके। इसके अलावा ऐसे लोग होते हैं जो कि पेड़ों की कटाई को अवैध रूप से करके और ह्यूमन हैबिटेट बढ़ा के, और जो प्रोटेक्टेड जो जंगल है, क्योंकि जंगल का जो एरिया की जो बाउंड्री है वो हमारे शहरों की तरह बाउंड्री नहीं है, कोई बहुत कटीले तार होते हैं, बहुत उनको रोका जा सकता है। कई बार कई ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पर कि वो जो
जंगल है और गांव आपस में मिल रहे होती है और उनका क्या है नाजायज रूप से उनको कब्जा कर लिया जाता है। तो लगातार सरकारों द्वारा एक जागरूकता प्रोग्राम भी चलाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है कि जो ये जंगल है ये हमारी सेहत के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, इनका सुरक्षित रहना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो लोगों को जागरूक किया जाता है और प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इसके अलावा जब कोई किसी भी तरह का अपराध पता लगता है तो जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो अभी अगर पकड़े जाते हैं तो उनको अपराधियों को पकड़ने के बाद चार्जशीट होती है और कंसर्न मैजिस्ट्रेट के पास उनको लाया जाता है, जिसके अंदर 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और कुछ मामलों में 10 साल तक की सजा, जहाँ पर प्रोटेक्टेड जो एरिया जो रिजर्व एरिया है जहाँ पर विशेष रूप से कोई खास पेड़ों को काटने की या वन जीव को मारने के लिए प्रतिबंधित है। इसके अलावा एक और काम होता है जो फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है जो लगातार करते हैं, तो एक नियमित रूप से गश्ती होती है, मतलब नियमित रूप से पेट्रोलिंग होती है। तो पेट्रोलिंग लगातार करते रहते हैं और वो देखते रहते हैं कि पेड़ों की कटाई ना हो। एक फॉरेस्ट ऑफिसर जो होता है उस फॉरेस्ट ऑफिसर के अलावा वहाँ पर हर जो जंगल के अंदर उसके क्षेत्र के हिसाब से गार्ड्स होते हैं, वो गार्ड भी बहुत थोड़ी मचान के द्वारा जो है उसका पेट्रोलिंग करते हैं, निरीक्षण करते हैं और स्थानीय प्रशासन से भी वो जानकारी देते हैं। तो फिर भी अगर मान लीजिए ये सब काम होते हुए भी, जागरूकता होते हुए भी, अपराध होते हुए भी अगर लोग पकड़े जाते हैं तो निश्चित रूप से उनको सजा मिलती है। और इसके अलावा सरकार ने हम लगातार हम देख रहे हैं कि जो हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स है, इस मामले में बिल्कुल गंभीरता से कार्य करती है और अपराधी को जो है कठोर सजा मिलती है इसके। ठीक है सर, अगला सवाल है, जंगल के पेड़ों पर किस तरह से और कब सरकार की संपदा होती है या निश्चित होता है? देखिए, सबसे पहले तो सरकार की जो संपदा है, सरकार किसी भी पेड़ को, जंगल को, उनके क्षेत्र को संपदा घोषित करने के लिए ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण सा प्रश्न हो जाता है। जब हम ग्राम वन की बात करते हैं, जब हम ग्राम वन की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा कई बार क्लैश हो जाता है वहाँ के लोकल्स के बीच में और गवर्नमेंट अथॉरिटीज के बीच में। लोकल्स कहते हैं कि ये जो पेड़ है ये हम सालों से यहाँ पे रहते आए हैं, ये हमारी संपदा है, क्योंकि सरकार कहती है हमारी संपदा है। तो ऐसी स्थिति में एक स्थिति वहां पैदा होती है। दूसरी स्थिति ये होती है जब सरकार किसी भी एरिया को एक प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देती है, नोटिफाइड कर देती है, या एक रिजर्व एरिया नोटिफाई कर देती है। भाई ये एरिया जो है, इस एरिया में आने वाले जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या रिजर्व फॉरेस्ट। अगर वो सारे के सारे प्रोटेक्ट है तो उसमें आने वाली जितनी संपदा है, जितने पेड़ पौधे हैं, कई बार तो खनिज है, पानी है, ये जो भी चीजें हैं उन पर पूर्ण रूप से सरकार के अधिसूचना के द्वारा उस पर सरकार का अधिकार होता है। केंद्र सरकार का भी हो सकता है, राज्य सरकार का भी हो सकता है, अलग अलग परिवेश की बात है। तो वो सरकार का एक सामूहिक अधिकार हो जाता है और न केवल अधिकार हो जाता है बल्कि उस अधिकार में किसी प्रकार से उल्लंघन होता है तो उल्लंघन की स्थिति के अंदर जो है उसके अंदर कड़ी कार्रवाई होती है, लोगों को जेल में जाना पड़ सकता है। तो संपदा जो है वो अपने आप में सरकार जो है अलग अलग, हमने देखा है कि भारतीय वन अधिनियम है या मान लीजिए भारतीय संरक्षण अधिनियम है या और वनों को बढ़ाने वाली बात है, या स्टेट जैसे दिल्ली स्टेट के अंदर भी, और जो आपने देखा होगा कि घरों के आसपास जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी क्या करता है, पेड़ लगाता है। वो जब पेड़ लगाता है तो आप ध्यान से देखेंगे वो पेड़ का एक नंबर दे देता है उसको। जब वो पेड़ का नंबर दे देता है तो वो सरकारी संपदा का हिस्सा हो जाता है, आप निजी तौर पर उस पेड़ को नहीं काट सकते। ठीक। तो ऐसी स्थिति में वो सारी संपदा जो होती है उस सरकारी संपदा के अंतर्गत मान लिया। ठीक है, अगला सवाल सर, पशु अगर प्रतिबंधित इलाके में चरते या विचरते हों तो क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो भी हम देखते हैं कई बार जो ओवर ग्रेजिंग होती है, मतलब अगर पशु बहुत ज्यादा है और प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर पशु को के आसपास गांव वाले उनको छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वन संपदा है या फूल है या वो पौधे जो अभी पहले मतलब जो अभी पौधे की स्थिति में है अभी, तो वो अगर वो पशु खा जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो जंगल है वो जंगल का बढ़ना जो है वो नहीं होगा।
तो ऐसी स्थिति में जो सरकार है वो निश्चित रूप से जो प्रोटेक्टेड एरिया होती है उसके अंदर जो पालतू पशु जो आसपास के होते हैं उनको अंदर आने से रोकती है। अगर वो आते हैं तो उनको सीज किया जाता है और जो उनके मालिक है उनके ऊपर चालान किया जाता है और कोशिश की जाती है कि उनको समझाया जा सके, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब भी हम जैव विविधता की बात करते हैं या मान लीजिए पौधों की पहली स्थिति की बात करते हैं, अगर उनको पशु चरते हैं या उनके पास चलते हैं, चलने के क्रम में भी बहुत सारे पौधे जो है वो नष्ट हो जाते हैं। तो उन सबको रोका जाता है और उनके खिलाफ अगर मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार को या जो स्थानीय प्रशासन को एफआईआर तक दर्ज करनी पड़ती है और कई बार अगर पशु ज्यादा हो जाते हैं या वो उसका उल्लंघन पाया जाता है तो जो पशु का मालिक होता है उस मालिक को भी दंडित किया जा सकता है और 3 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के सामने पहुंचाने के लिए। तो लीगल हेल्पलाइन में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।